नमस्कार। मैं हूं जगत सिंह आवाना और आप देख रहे हैं सलीना टाइम्स। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब आदमी का बुरा वक्त हो तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट जाता है। कुछ यही स्थिति आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की हो गई है। बाहर तो बाहर, घर तो घर, बाहर भी अब बेइज्जती पर बेइज्जती हुए जा रही है। एक ट्रंप नाम का प्राणी है जो हर कदम पर मोदी की बेइज्जती कर रहा है, हर कदम पर भारत की बेइज्जती कर रहा है। मैं आज दो खबरें आपके सामने रखूंगा। एक खबर है, कल से बिहार में राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, और दूसरी खबर है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। उस मुलाकात में भी भारत का एंगल ढूंढ के ले आए ट्रंप। जैसे हमारे यहाँ अंधभक्त हिंदू मुसलमान का एंगल ले आते हैं ना, किसी भी समस्या हो पानी की तो उसमें मुसलमान ज्यादा पानी पी जाते हैं। महंगाई है जी, मुसलमानों की वजह से है। बिजली कम आ रही है जी, मुसलमानों की वजह से आ रही है। बिजली खपत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे ऐसे ही आजकल ट्रंप भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। दरअसल कल अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। मुलाकात काफी अच्छी रही, ऐसा दोनों नेताओं का कहना है, परंतु बेनतीजा रही। आप समझ सकते हैं, अच्छी भी रही और बेनतीजा भी रही। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में करीब 3 घंटे तक बातचीत चली। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई, लेकिन ना तो युद्ध विराम पर कोई सहमति बनी और ना ही कोई ठोस समझौता निकला। इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, लेकिन ट्रंप और पुतिन ने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। बातचीत 1-on-1 यानी सिर्फ दोनों नेताओं के बीच से बढ़कर 3-on-3 यानी दोनों नेताओं के साथ 2-2 सलाहकारों के बीच हुई। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव मौजूद थे। इस बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की या यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जबकि चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन युद्ध ही था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन कुछ मुद्दे अब भी बचे हुए हैं। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बैठक को अच्छा बताया और उन्होंने ट्रंप का धन्यवाद भी दिया। Хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что президент США имеет четкое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет понимание наличия в России своих национальных интересов. Рассчитывает, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США. संयुक्त बयान जारी करते हुए ट्रंप ने पुतिन से दोबारा मिलने की बात कही। वहीं पुतिन ने भी इसका जवाब अंग्रेजी में दिया और कहा, अगली बार मॉस्को में। Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. वैसे ट्रंप इस पर ट्रंप जब जा रहे थे तो उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मेरे दबाव में भारत के प्रधानमंत्री ने यह युद्ध रुकवा दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया और रूस अब गरीब हो जाएगा। रूस का नुकसान कर दिया। रूस में आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी रूस की, क्योंकि भारत 40% तेल लेता है रूस से। That Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot.
and others. I have another few countries, and if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. एक बार फिर मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। पुतिन जब इस बातचीत की मेज पर आए तो लगता है कि वे आर्थिक दबाव में हैं। शायद अब तक उठाए गए कदमों ने उन्हें आर्थिक तंगी में डाल दिया है। यहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है, क्या इसमें आर्थिक पहलू भी है, यानी क्या रूस दुनिया के लिए खुलना चाहता है? जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दरअसल उसने एक बहुत बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है, भारत, जो लगभग 40% तेल ले रहा था। चीन काफी खरीद रहा है और कुछ अन्य देश भी। अगर मैं जिसे सेकेंडरी सेक्शन या सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं वो लगाऊं तो ये रूस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये करूंगा, हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। You're going to fly back, I assume, to our nation's capital, and probably have time to reflect on this day. The next step, you had said that you wanted a meeting as quickly as possible, maybe with you, President Zelensky, and President Putin. Yeah. I don't know if I trust the two of them in a room alone together. I think it would be better if you are there. Well, they both want me there. Did that come up? Yeah, it did. I mean, they both want me there, and I'll be there. You got to see it out. And it is a big day. I think either way it's a big day, but if we get this solved, it's a really big day because because Biden handed out money like it was candy, and Europe gave him a lot of money. You know, we gave him $350 billion. Europe gave him much less, but still a lot. डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि मैंने रूस से उसका एक ग्राहक छीन लिया। एक तरफ तुम बात कर रहे हो रूस से समझौता कराने के लिए उसके साथ, जेलेंस्की के साथ, और एक तरफ आप उस तरफ दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि मैंने उसका नुकसान कर दिया रूस का। बड़ी दो रंगी चाल चलता है कभी कभी ट्रंप, परंतु ट्रंप हर बार हमारे देश के प्रधानमंत्री को घसीट कर ले आता है। प्रधानमंत्री पर अभी पिछले सोमवार को वहां की एक अदालत ने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अडानी का वारंट अडानी तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, यानी उसको दबा कर बैठे हैं। अगर ऐसे ही दबा के बैठेंगे तो हम भारत से भी अडानी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। परंतु आज मैं दूसरी खबरों पर हूं। दूसरा बार उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि अंग्रेजी में बोला पुतिन ने कि अब की जो मीटिंग होगी वो मॉस्को में होगी, जिसे शायद ट्रंप ने कबूल भी कर लिया। परंतु ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और भारत उस पर एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दोनों नेताओं की क्या क्या बात हुई वो आपने अभी सुनवा दी मैंने। उसके अलावा जो ट्रंप भारत को झुका रहा है वो चीन को नहीं झुकाता, पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान के रक्षा उसको जो उनका वो है सीडीएस है उसको बैठाकर खाना खिलाता है। अब सुनने में आया कि वो डिनर भी कराएगा। परंतु भारत का अपमान बार बार क्यों करता है? वो भारत को झुकाता है, वो चीन को नहीं झुकाता है, भारत को झुकाता है। वो और किसी देश को नहीं झुकाता है, उल्टा भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा देता है और अब सुनने में आया है कि बहुत जल्द पेनल्टी भी लगाने वाला है अमेरिका। खैर, अब बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, साहब जाने और अमेरिका जाने। अब मैं एक और खबर जो कल से बिहार की धरती पर देखने को मिलेगी। राहुल गांधी करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा फिर से शुरू कर रहे हैं और पटना सहरसा से शुरू करके तमाम जिलों में घूमते हुए बिहार के राहुल गांधी पटना में पहुंचेंगे 1 तारीख को। उसी पर आज पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या क्या घोषणा की, एक बार सुन लीजिए। से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये
इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की, इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबकी मांग माननी पड़ी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारी आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का, आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यह षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। न पहचान, न घर, न पता, न लाभ। इस तरह का जो हमला और हमले की साजिश रची जा रही थी इस देश के गरीब वर्ग पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, दिहाड़ी मजदूर पर, वो बिहार की जनता ने उसके खिलाफ एक आवाज उठाई। कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो आवाज सुनी। कल की यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है कि हम सब सजग रहें। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे, वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अब आपको जो यात्रा, इसमें से कई आप हमारे साथी मीडिया के साथी यहां से जा रहे हैं, शायद आज ही जा रहे हैं। ये 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हो रही है। बिहार की हुंकार, रूट मैप हिंदी में पहले दिखाइए। रोड मैप आपको दिखा रहे हैं पूरा। ये 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर की यात्रा है। सासाराम से शुरू होगी, पटना में 1 तारीख को एक विशाल रैली में समाप्त होगी। ये आपने देखा, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, हमारे तमाम अलायंस के पार्टनर्स वहां बिहार में शामिल होंगे। रोड मैप दिखाइए। ये आपको अभी इसके बाद प्रेस वार्ता के बाद भेजा भी जाएगा। आप वैसे जानते हैं इस रोड मैप के बारे में, पहले भी चर्चा हुई है। एक व्यक्ति एक वोट के हक की लड़ाई के लिए यात्रा की जा रही है और कैसे स्वच्छ वोटर लिस्ट रहे जिसमें उन तमाम लोगों का नाम हो जो वहां के हैं। अब वो दिहाड़ी मजदूर कहीं बाहर चला गया नौकरी करने तो वो वोट देने जरूर जाता, क्योंकि वोट एक पर्व है, त्योहार है। इंग्लिश वाला भी बताइए। चुनाव आयोग इस तथाकथित डबल इंजन का एक डब्बा बन के रह जाए, यह स्वीकार्य नहीं होगा। हम इसके खिलाफ पुरजोर संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, सजग रहेंगे। आप सबसे भी आग्रह है कि इस संघर्ष में इस देश का साथ दीजिए। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, मैं कह रहा हूं इंडिया का साथ दीजिए। नेक्स्ट एक वीडियो आपको दिखाएंगे।
बिहार के तमाम लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके अधिकार की यात्रा है, आपके हक की यात्रा है, तो आप सब इसमें शामिल हो जाइए। अच्छा रहेगा सबके लिए, देश के लिए। लोकतंत्र को दिशा बिहार ने का एक ऐतिहासिक भूमिका रही है, योगदान रहा है। कैसे लोकतंत्र को दिशा दी है, शुरू से लगाइए। आप ये वीडियो देखिए। जब भी राहुल जी ने यात्रा पे जब निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा जो कल शुरू होने वाली है, लोकतंत्र करवट लेने वाला है। हम राजनीतिक उठापटक का टाइम है। राजनीति किस करवट बैठेगी कोई नहीं जानता, परंतु आज के हालात ये है कि देश में कोई अब भी व्यक्ति सरकारी तंत्रों पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि जब उनका अधिकार, वोट का अधिकार उनसे छिन जाएगा तो उनके पास बचेगा क्या। आज हर जनमानस के मन में ये बात घर कर चुकी है। इस बात को चुनाव आयोग को हर हाल में निकालना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लाजमी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।